हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वनी जीएस क्लासेज। मैं दीपशिखा द्विवेदी। आपके जो बीएचयू बीएड का हम एक पार्ट को कल किए थे, उसमें हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो उस पार्ट को 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर जो थे जीएस का जो पार्ट था उससे हम फिर से कवर करेंगे और उनका उनका हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे, कुछ क्वेश्चन को जो आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो रिवीजन ही आपका भी चल रहा होगा, तो उससे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को जानने की ज़रूरत है। फटाफट में रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन से आपका क्लास डिस्टर्ब चलेगा, क्योंकि बच्चों हम भी अपने गांव आए हुए हैं। लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए उधर रहकर, तो अभी गांव आए हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है नेटवर्क का। तो जब नेटवर्क आता है तब मैं आपको क्लास लेने के लिए अरेंज करने का पूरा प्रयास करूँगी, और मैक्सिमम आपकी क्लासेस मैं लेना चाहती हूँ। लेकिन बच्चों, यहाँ नेटवर्क की मैं बार बार बता रही हूँ आपको, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। आपको क्लास कैसा लगता है ये हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताया करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ बच्चों, यदि आप हमें लाइव मिलना चाहते हैं, लाइव हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा। 1000 बच्चा सब्सक्राइबर अभी हम लोगों का नहीं पूरा हुआ है। 800 समथिंग है, 884-85 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसे कम से कम आप 1000 तक अगर पहुंचा देते हैं तो हम भी आपसे लाइव आके मिल सकते हैं। लाइव आप क्वेश्चन हमसे कह सकते हैं। तो उसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा, क्योंकि हम तो बस पढ़ा सकते हैं ना आप लोगों को, इससे ज़्यादा और हम क्या ही कर सकते हैं। तो अब आप अपना कार्य करिए, हम अपना काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। अभी क्लासेस चलेंगी। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 55 तक 30 से लेकर 55 तक क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। अब 56 से चलेंगे और 100 क्वेश्चन जो बीएचयू बीएड में आते हैं, 56 से 100 तक आज क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए 56 है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है 56 में। तो देखिए 22 अप्रैल, 1 जुलाई को देखिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है, शायद जल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को, अभी तो मुझे याद नहीं, और 16 सितंबर को होगा ओजोन दिवस। बिल्कुल सही, ओजोन दिवस होगा। 21 मार्च भी अब यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है। उच्च मेघ का उदाहरण है। देखिए आप ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। 7-8 क्वेश्चन का हमारा रेशियो रहेगा सारे सब्जेक्ट से। एसएसटी के जो 4 सब्जेक्ट है, चारों में से आपका 8-8 9-9 क्वेश्चन का सेट बनेगा सारे सब्जेक्ट से। जैसे पॉलिटी से 9 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन हो गए। तो आप इसी भरोसे से पढ़ते रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप आपको मिल जाएंगे, उसमें से बन जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा उच्च मेघ का उदाहरण है। तो देखिए कपासी वर्षा मेघ, पक्षाघ कपासी मेघ, मध्य कपासी, स्तरी मेघ। तो 57 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कपासी वर्षा मेघ जो होता है उच्च स्तरीय मेघ होता है। उच्च मेघ कहा जाता है कपासी वर्षा मेघ को। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आकाश के नीला होने के कारण क्या है। ये देखिए 9th या 10th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे। प्रकीर्णन एक चैप्टर था साइंस का, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि आकाश का नीला होने के कारण क्या है। तो मी प्रकीर्णन, रैली प्रकीर्णन और ऋणात्मक प्रकीर्णन, या डी है ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिएगा इसमें मी और रैली दोनों प्रकार के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 58 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक जाना है। कम से कम 40-41 क्वेश्चन भी और बचे हुए, तो फटाफट हम पढ़ते जाएंगे। देखिए और क्या है, दुनिया का जागृत ज्वालामुखी कौन है। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू, विसुवियस। तो ये भी बिल्कुल एकदम आसान इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बार बार देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैं इसे आसान कह रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार देखने को कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि दुनिया का सर्वाधिक जागृत, देखिए केवल जागृत नहीं पूछ रहा है, सर्वाधिक जागृत, तो वो हमें किलायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, किलायु हो जाएगा। किलायु जो है दुनिया का सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में अपने हम 60 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 1:1 मिलियन मापक का निर्मित मानचित्र, मिनट इसे ऊपर कर लेते हैं। निर्मित मानचित्र 2.8 सेंटीमीटर के अंतराल पर दो स्थानों की वास्तविक दूरी। तो ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ दिया है इसमें।
तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसे आपको स्किप करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन करें और ऐसे इतने ही क्वेश्चन को करें जितना आपको आता है, माइनस मार्किंग से बचना है। तो यहाँ 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो कुल उपयोगिता, इकोनॉमिक्स से देखिए 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको इधर, हाँ बिल्कुल राइट है, सही है। यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होती, तो आप पढ़े होंगे जब किसी वस्तु की उपयोगिता शून्य होती है, जब हमारे जो किसी वस्तु को कंज्यूम करने की हमारे पास उसकी कैपेसिटी जब शून्य होता है, यानी कि हम जब उससे परिपूर्ण हो जाते हैं, तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, कुल उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो जब शून्य होती है, जब हमारी उपयोगिता जो है शून्य होती है, तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। ठीक है, और जब शून्य होगी तो अधिकतम होगी। ठीक है, जब यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य होगी, शून्य होगी, तब क्या होगा, तो कुल उपयोगिता घटेगी। और जब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता है ये प्लस में होगा, तो उसका अलग रूल है। माइनस में जब होगा, जब हम किसी वस्तु को ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लें, यानी कि माइनस में जब हमारी सीमांत उपयोगिता हो जाए, तो टोटल यूटिलिटी में क्या होगा। ये सारे रूल्स हैं, 4-5 इसके रूल्स हैं कम से कम, उससे आप देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। तो 61 का बी हो जाएगा, कुल उपयोगिता घटेगी। अब चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता पर उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहाँ बजट रेखा, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलित होता है जहाँ बजट रेखा आपसे पूछ रहा है, जहाँ बजट रेखा, तो आप बताएंगे जहाँ बजट रेखा तटस्थ वक्र को काटती है, तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, या तटस्थ वक्र को लंब होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे सेट कर लूँ क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है वीडियो बनने में। तो 62 का ऑप्शन तटस्थ वक्र के स्पर्शक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 63, दी गई रुचि एवं प्राथमिकताओं के आधार पर भोजन पर व्यय किए जाने वाले व्यय का अनुपात कम होता जाता है जैसे जैसे आय बढ़ती है। इस कथन को कहते हैं, क्या कह रहा है, रुचि एवं प्राथमिकताओं के आधार पर भोजन पर व्यय किए जाने व्यय का अनुपात कम होता है जैसे जैसे आय बढ़ती है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, जैसे जैसे हमारा आय बढ़ता है उस पर, मतलब जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ता है, उससे हमारी रुचि एवं हमारी प्राथमिकताएं बदलते जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे पास जब पैसे कम होंगे तो कोई भी नॉर्मल सा सामान खरीद देंगे, लेकिन जिसके पास पैसे अधिक होते हैं वो क्या करते हैं कि हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड जूते हमें चाहिए, है ठीक है, ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, तो उन्हें उनका जो व्यय का अनुपात जो होता है वो बदल जाता है। आपसे यही कह रहा है, जैसे जैसे आय बढ़ता है उसे रुचि एवं प्राथमिकता हमारी बदल जाती है, हमें हमारी रुचि जो होती है वो भी बदल जाती है, और हमारी प्राथमिकता जो होती है, ऐसे जिसके पास ज़्यादा पैसा होने लगता है तो वो लोग पहले बाइक से चल रहे हैं तो उनकी वो प्राथमिकता है बाइक से चलना, उनकी रुचि है तो वो रुचि बदल के वो कार में बदल जाएगी। तो यही आपसे कह रहा है कि ये जैसे जैसे रुचि एवं प्राथमिकता के आधार पर भोजन पर व्यय किए जाने वाले व्यय का अनुपात कम होता जाता है जैसे जैसे आय बढ़ती है। तो इस कथन को क्या कहा जाता है, तो इस कथन को क्या कहा जाता है, तो प्रतिस्थापन का प्रभाव। ठीक है, ये चेंज हो रहा है ना, कार से बाइक पे हम जा रहे हैं तो हमारा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहे हैं, दोनों का कार्य सेम ही है, जैसे चाय और कॉफ़ी। ठीक है, उसी प्रकार से ये इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट के क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसे भी आप पढ़ते रहिएगा, तभी आपको एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है तो उसका संबंध होगा। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग गिरती है, आय बढ़ने पर मांग गिरती है, तो इसका संबंध होगा निम्न श्रेणी की वस्तु से। 64 का क्या हो जाएगा, ए, या सामान्य वस्तु से, प्रतिष्ठा वस्तु से, या अनिवार्य वस्तु से। देखिए आय बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घटती है, यानी कि जरूर वो कम प्राइस का वस्तु होगा तभी ना आय बढ़ रहा है, तो उसे लोग छोड़ रहे हैं, तो निम्न श्रेणी की वस्तु हो जाएगी। 64 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब 65 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, एक मिनट 65 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। यदि दो वस्तुएं साथ साथ महंगी हो जाए, यदि दो वस्तुएं साथ साथ महंगी हो जाए तो वो कहलाएंगी, 65 में बताना है, अनिवार्य वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, विविध वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। तो वो वस्तुएं बच्चों क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे दो वस्तुएं कैसे पूरक हो सकती हैं, जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, चीनी और चाय पूरक वस्तुएं हैं,
पूरक वस्तुएं हैं, जैसे उन लोग का प्राइस एक साथ दोनों वस्तुओं को मांग किया जाए, क्योंकि बिना चीनी का कोई चाय का क्या करेगा, बिना बिना गाड़ी का कोई पेट्रोल का क्या करेगा, तो वो पूरक वस्तुएं कहलाएंगे, दोनों का मांग साथ साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु बहुत सी फर्मों जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं बनाती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता। 66 का आंसर बताएंगे। 66 का आंसर बताएंगे, बहुत से फर्में जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तुओं को उत्पादन करती हैं बनाती हैं तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बनाती हैं। ठीक है, जहाँ बहुत सी फर्म निकटतम एक ही जैसा जहाँ जैसे कार की कोई फैक्ट्री हो गई तो एक ही जैसा हमारे कंट्री में देखिए सुजुकी के भी कार बनते हैं, हुंडई के भी कार बनते हैं, डस्टर के भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें आपको यही इसमें आपको क्या हो रहा है कि एक ही निकटतम वस्तु में थोड़ा थोड़ा उनका मॉडल में चेंज है, थोड़ा थोड़ा उनके मॉडल में चेंज है, और एक ही तरह के बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ओनली सुजुकी ही मिलेगा, ओनली हुंडई ही मिलेगा, केवल महिंद्रा का ही कार गाड़ी मिलेंगी और दूसरे वो के नहीं, यहाँ पर महिंद्रा के भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक ही निकटतम वस्तु हो गई ना, तो प्रतिस्थापित जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होता है वहाँ विभिन्न प्रकार की एक ही वस्तु के विभिन्न तरह के ब्रांड मिलते हैं, वहाँ जियो भी चलेगा, BSNL भी चलेगा। ऐसा नहीं, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिस कंट्री में, उसमें गवर्नमेंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्मों के वस्तुओं के उत्पादन में, और निजी वस्तुओं का भी, निजी स्वामित्व की भी कंपनियां होती हैं, जैसे निजी हो गया रिलायंस हो गया, जियो हो गया, और BSNL क्या हो गया तो सरकारी हो गया, जहाँ सरकार का भी हस्तक्षेप हो मार्केट में, जहाँ सरकार की भी उत्पादन की वस्तुएं आती हों, निजी वस्तुएं भी आती हों, वो क्या कहलाती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहाँ केवल सरकार की बस वस्तुएं आए उसे क्या कहते हैं, और जहाँ केवल निजी वस्तुएं आए, जैसे अमेरिका में केवल वहाँ पर क्या चलता है तो क्या निजी स्वामित्व का चलता है, वहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है मार्केट में, तो उसे हम क्या कहते हैं उसे कहेंगे निजी अर्थव्यवस्था। और जहाँ सरकार का केवल आता है, जैसे रशिया में, उसे कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ दोनों का मिला हुआ स्वरूप हो, जैसे इंडिया हो गया हमारा उदाहरण के लिए, वहाँ क्या होता है तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जैसा जहाँ हो रहा है बच्चों समझाने के लिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, और जहाँ मुझे लग रहा है कि इजी है, बच्चे जान ही रहे होंगे, उसमें मैं आगे चलूँगी फटाफट। देखिए 67 क्वेश्चन कहता है, तरल अधिमानता उत्पन्न होने का कारण है, तरल अधिमानता उत्पन्न होने का कारण है संव्यवहार हेतु, सतर्क हेतु, सट्टा हेतु, या ये सभी। 67 का हो जाएगा D, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ठीक है, 68 है, बैंक दर वह दर है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक साख प्रदान करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि RBI जो है वो साख किसे प्रदान करती है, तो देखिए रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक से का कनेक्टिविटी डायरेक्ट जनता से तो होता नहीं है, ये बिल्कुल कट जाएगा, कृषक से होता नहीं है, और बचता वाणिज्यिक बैंक को विदेशी बैंक से। तो रिजर्व बैंक जो है हमारा देश का बैंक है, हमारा केंद्रीकरण बैंक है, तो वो विदेशी देशों का क्यों करेगी काम, वो वाणिज्यिक बैंक करेगी ना। वाणिज्यिक बैंक और रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक मतलब समझ रहे हैं, जिससे में हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक पे हम डायरेक्ट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, उसमें वो बैंकों का बैंक कहा जाता है, वो आम आदमी का बैंक नहीं है। आम आदमी का बैंक कौन है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिसे कहते हैं, जिसका उदाहरण में क्या आ सकता है, RBI सॉरी SBI आ गया, PNB आ गया, बॉब आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, देना बैंक आ गया। इस तरह से जो बैंक्स हैं वो वाणिज्यिक बैंक में आती हैं। 67 का D बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक साख प्रदान करती है, तो किसे करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को साख प्रदान करती हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है। तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं, ऐसे ही मिलेंगे। एक सब्जेक्ट से हिस्ट्री का हमने डिस्कस कर लिया था, जियोग्राफी से और इकोनॉमिक्स से आज क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 69 का देखिए क्या हो जाएगा, साख नियंत्रण का मात्रात्मक तरीका नहीं है, तो बैंक दर तो है, खुले बाजार की प्रक्रिया भी है, परिवर्तनशील कोष और नैतिक प्रत्यार्पण, नैतिक प्रत्यार्पण। ठीक है,
तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तन कोष भी होता है, नैतिक प्रत्यर्पण नहीं होता है साख नियंत्रण का। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, संतुलित विकास का अर्थ है, संतुलित विकास का अर्थ है उत्पादन में समान विकास प्रतिशत होना, आवंटित साधनों की समान वृद्धि होना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों को संगति रूप से वृद्धि होना, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विकास करना। संतुलित विकास का क्या अर्थ है? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, संतुलित विकास का क्या अर्थ है? बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो संतुलित विकास का क्या अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए, अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रख पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने निकटतम भविष्य के बारे में सोचते हुए अब विकास करना। ठीक है, ये संतुलित विकास कहलाता है। तो 70 का डी कहाँ हो जाएगा? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ विकास करना। तो 70 का यहाँ पे डी हो जाएगा। और इसे परिभाषा पूछा जाए कि संतुलित विकास का परिभाषा क्या होता है, तो क्या होता है? अपने भविष्य के लिए, आगामी भविष्य के लिए रक्षा करते हुए, बचाते हुए डेवलपमेंट करना जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो संतुलित विकास कहते हैं। 71 है, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति में विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, बार्कर, हीगेल या मार्क्स? तो उत्पत्ति के विकासवादी का सिद्धांत है 71 का, यानी कि माउंटेस्क्यू है उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक। अब देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया है? तो ये आएंगे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन 72 में। तो अनुसूची हमारे पास कितनी है? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इसको जब मैं डिस्क्राइब करने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें क्या है? 12वीं में क्या है आप बता सकते हैं? 12वीं में है नगर पालिका और 11वीं में है ग्राम पंचायत, जिन्हें बाद में जोड़ा गया है। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी? शेड्यूल ओनली 8 शेड्यूल थे हमारे पास, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज 12 हैं, 4 बढ़ा दिया गया है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 9, 10, 9 में है शक्तियों का विभाजन, 7 में है 10 में है दल बदल, 11 में है पंचायती राज, 12 में है शहरी ग्राम पंचायत है और नगर पालिका है। ठीक है, 12वीं में, तो 12वीं अनुसूची में क्या है मैं आपको बता दी। और जब संविधान, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? तब 8 टिक लगाएंगे, और तो वर्तमान में पूछा जाए तो 12 टिक लगाएंगे। देखिए 73 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघात्मक व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है लिखित संविधान होना, शक्तियों का विभाजन होना, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय व्यवस्था। तो देखिए शक्तियों का विभाजन कहाँ होता है? ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन अगर नहीं पूछ रहा है ना तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का विभाजन, क्योंकि जहाँ शक्तियों का विभाजन आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ संघात्मक अर्थव्यवस्था होती है वहाँ शक्ति किसी एक के हाथ में होती है। जैसे चाइना में देख लीजिए, जितनी टोटल जो पावर है, हमारे यहाँ जो शक्तियों का है विभाजन किया हुआ है। तो ये ऐसा कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ गया है, संघात्मक नहीं है। हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, शासन केंद्र से शासन किया जाता है, लेकिन वो विभिन्न पार्ट में बटा हुआ है। जैसे राज्य में, राज्य से नीचे है जिला में, जिला से नीचे है ग्राम पंचायत में। तो शक्तियों का हमारे यहाँ विभाजन है, लेयर बाय लेयर हमारे पास जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन किया है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है हमारे यहाँ। लेकिन जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ लिखित संविधान तो होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होता है, संसदीय व्यवस्था भी होता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। शक्ति मात्र एक के हाथ में होती है, जैसा वहाँ के राष्ट्रपति चाहें उस प्रकार से। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ पार्ट्स है ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को दिया गया है, कुछ प्रधानमंत्री को दिया गया है, केंद्र में है, राज्य में है, फिर जिलावार बटी हुई है। तो हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा है, जो ये संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता नहीं माना जाता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा मूलभूत अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए हमारे पास जितनी मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी हमारे पास 6 हैं। शुरुआत में हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन अभी हमारे पास केवल 6 ही हैं। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। टोटल 7 थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया
और हमारे पास अभी कुल कितने अधिकार बचे हैं, तो 6 अधिकार बचे हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार। तो 4 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और 2 ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आपको यही पूछ रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो देखिए विधि के समक्ष समानता, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो देखिए विदेशियों को कौन सा प्राप्त नहीं है, आपसे ही पूछ रहा है। तो 74 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विदेशी को इंडिया में आके उनकी धार्मिक स्वतंत्रता उनको नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, बस उन्हें ही धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। बाकी देखिए विधि की समक्ष समानता यानी कानून के नज़र में अगर कोई विदेशी भारत आता है, उसको कोई ऐसा उसके साथ गैर कानूनी हरकत हो जाती है, तो उसे विधि के समक्ष समानता है, ये बिल्कुल विदेशियों को ही प्राप्त है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर भारत में वो घूमने के लिए आता है, जर्नी करने के लिए आता है, किसी भी कारणवश वो भारत में आता है, तो उसे जीने की स्वतंत्रता है, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है, ये भी प्राप्त है विदेशियों को। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, उन्हें अवसर की समानता भी है, मतलब यहाँ पे इंडिया में किसी भी प्रकार का कोई अवसर आता है वैसा जहाँ विदेशियों की आवश्यकता है, तो वो वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी है। 74 का ऑप्शन सी यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता केवल इंडिया के रहने वाले लोगों को है प्राप्त। अब देखिए सार्क की स्थापना कब की गई, तो SARCE, सार्क जो है, इस सार्क का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा क्या होता है। इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है 75 में, तो इसमें केवल 7 देशों का, कुल 7 देशों का संगठन है सार्क में, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई है। अब देखिए 76 क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति इनके साथ संबंध है, संबंध किसके साथ है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवादी, उदारवादी, न उदारवादी, आदर्शवादी। तो 76 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि मार्क्सवादी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी से संबद्ध है। अब देखिए 76, ये किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या बर्क। तो 76 ये थॉट के क्वेश्चन है। पॉलिटी से कुछ थॉट के भी क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे छोड़ देंगे, इसे पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आया करते थे थॉट से क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं। ये देखिएगा ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप इसे यहीं से हम लोग देखेंगे। 78 क्वेश्चन क्या कहता है, शक्ति पृथक्करण का संबंध किसके साथ है, शक्ति का पृथक्करण का संबंध किसके साथ है, मॉन्टेस्क्यू, जेएस मिल, हीगेल या मार्क्स। तो शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों का बंटवारा का सिद्धांत किसने दिया था, जेएस मिल ने दिया। जेएस मिल जो है आधुनिक अर्थशास्त्री ने माना जाता है। अब 79 का देखिए, आर्य समाज का संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। 79 का सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। 80 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन लिखा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। अब पुस्तकों से जुड़ा हुआ हमारा एक और वीडियो आपको शाम तक मैं कोशिश करूंगी देने के लिए, पुस्तकों से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आपको शाम तक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। BHU B.Ed को देखते हुए ये भी हम करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। देखिए 81 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में संगठन का प्राचीनतम रूप कौन है, तो संगठन का प्राचीनतम रूप कौन है, क्रियात्मक संगठन, सूत्र एवं मंत्रणा संगठन या विभागीय संगठन। तो 81 का क्वेश्चन नंबर ए क्रियात्मक संगठन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, 81 तक ही रखते हैं। एक और पार्ट आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसमें आपको भी प्रॉब्लम होगी ज़्यादा समय तक फ़ोन लेके बैठने का, तो इसीलिए अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 25 मिनट का कुल एक वीडियो हमारा हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और जितना भी जो भी हो सके क्योरी आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा। वीडियो को ज़रूर बच्चों आप पूरा देखें।